हेलो गाइस, आज से ठीक 22 साल पहले साल 2001 11 सितंबर को अमेरिका में सुबह के 8:45 हो रहे थे। हर रोज की तरह सब नॉर्मल था। बच्चे स्कूल जा रहे थे, काम करने वाले लोग ऑफिस जाने की तैयारी कर रहे थे। अमेरिका के राष्ट्रपति जॉर्ज बुश फ्लोरिडा के एक स्कूल में बच्चों के साथ एजुकेशन के बारे में बातचीत करने जा रहे थे। तभी रास्ते में व्हाइट हाउस से एक इमरजेंसी कॉल आती है। उस कॉल को चीफ ऑफ स्टाफ एंड्रयू कार्ड सुनते हैं, पर उस बात पर राष्ट्रपति जॉर्ज बुश भी भरोसा नहीं करते हैं और उसे हल्के में ले लेते हैं। एंड्रयू प्रेसिडेंट से बताते हैं कि वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की नॉर्थ बिल्डिंग से एक प्लेन टकरा गया है, बट प्रेसिडेंट बुश को लगता है कि यह एक एक्सीडेंट हो सकता है या पायलट को शायद हार्ट अटैक आया होगा या फिर मौसम खराब होने की वजह से यह एक्सीडेंट हुआ होगा। बट इस फोन कॉल के ठीक 17 मिनट बाद एक और हाईजैक किया हुआ प्लेन वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की साउथ बिल्डिंग से जाकर टकरा गया। तब तक जॉर्ज बुश स्कूल पहुंच चुके थे और वहां दूसरी क्लास के बच्चों के साथ द पेंटागोन सब्जेक्ट पर लर्निंग पर प्रैक्टिस कर रहे थे। तभी व्हाइट हाउस के चीफ ऑफ एंड्रयू कार्ड दौड़ते हुए क्लासरूम में घुसते हैं और सीधे प्रेसिडेंट बुश के पास जाते हैं और उनके कानों में सिर्फ इतना कहते हैं कि अमेरिका इज अंडर अटैक। जॉर्ज बुश इस बात को सुनकर एकदम सन्न हो जाते हैं और क्लास में अगले 7 मिनट तक उसी कुर्सी पर बैठे रहते हैं। जॉर्ज बुश के पास ही व्हाइट हाउस के प्रेस सेक्रेटरी आरी फ्लिस्टर खड़े थे। उन्होंने एक नोटपैड पर बड़े अक्षरों में लिखा, फिलहाल अभी कुछ मत कहिएगा। ये नोटपैड बुश को दिखाया। बुश ने इसे देखा और सिर हिलाकर हाँ में जवाब दिया और बच्चों से बातें करने लगे। इसके 7 मिनट बाद ही प्रेसिडेंट बुश को तुरंत बगल वाली क्लास में ले जाया गया। वहाँ पहले से ही नेशनल सिक्योरिटी के एडवाइजर कोडोलीजा राइस उनका फोन पर इंतजार कर रही थी। बुश ने क्लास में घुसते ही कहा, वी आर एट वार, FBI और उपराष्ट्रपति से मेरी बात करवाइए। प्रेसिडेंट बुश कोडोलीजा राइस से बात करने के बाद बुश तुरंत स्कूल के ओपन एरिया में आए और यहीं से प्रेस और अमेरिका को संबोधित किया। उन्होंने बोलना शुरू किया और कहा, देश के खिलाफ आतंकवाद को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जॉर्ज बुश जब ये बोल रहे थे तो उनकी आवाज में गुस्सा साफ तौर पर नजर आ रहा था। बुश प्रेस से बात करने के बाद वो तुरंत ही वाशिंगटन DC की ओर रवाना हो गए। वहाँ पर उनका एयरफोर्स 1 प्लेन उड़ान भरने के लिए पहले से ही तैयार था। दुनिया का सबसे ताकतवर देश अमेरिका इस आतंकवादी हमले से पहले कभी इतना नहीं दहला हुआ था। इस अटैक का आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि उस समय के प्रेसिडेंट जॉर्ज बुश की सुरक्षा को लेकर प्लेन एयरफोर्स 1 को 3 घंटे 10 मिनट तक हवा में रखा गया था। आखिरकार 3 घंटे बाद फ्यूल खत्म होने पर इसे लुइसियाना एयरफोर्स बेस पर लैंड कराया गया। हवा में होने की वजह से प्लेन का ग्राउंड लेवल से संपर्क टूट रहा था। फ्यूल भरने के लिए जैसे ही प्रेसिडेंट बुश का प्लेन नीचे लैंड हुआ, प्रेसिडेंट बुश इस घटना की जानकारी लेने की कोशिश करने लगे, बट जैसे ही फ्यूल को भरा गया वैसे ही प्लेन प्रेसिडेंट बुश को हवा में लेकर दोबारा उड़ गया। साथ ही एयरफोर्स 1 के आसपास 2 लड़ाकू विमानों को उड़ाने का आदेश दे दिया गया और वहां से राष्ट्रपति को नेब्रास्का के वायुसेना के बेस पर ले जाया गया। बुश को यहाँ पर शाम 4:30 बजे तक रखा गया। एक्चुअल में स्कूल से निकलने के बाद फ्लोरिडा हवाई अड्डे से एयरफोर्स 1 ने उड़ान भरी। अमेरिका के प्रेसिडेंट होने के नाते जॉर्ज बुश सबसे पहले व्हाइट हाउस जाना चाहते थे। चीफ ऑफ स्टाफ एंड्रयू कार्ड और सिक्योरिटी सर्विस ऑफिसर को इनपुट मिला था कि करीब 10 और हवाई जहाज हाईजैक किए गए हैं और वो कहीं भी क्रैश हो सकते हैं। इस वजह से सीक्रेट सर्विस एजेंट ने प्रेसिडेंट को व्हाइट हाउस नहीं जाने दिया। सीक्रेट सर्विस को उस समय अमेरिकी प्रेसिडेंट के लिए सबसे सुरक्षित जगह आसमान ही लगा। आसमान से ही बुश ने तब उपराष्ट्रपति डिक चैनी से संपर्क किया। डर का आलम यह था कि तब तक डिक चैनी को व्हाइट हाउस के अंडरग्राउंड बंकर में शिफ्ट कर दिया गया था। ये बंकर 1941 में जापान के पर्ल हार्बर पर भारी बमबारी के बाद बनाया गया था। ये बंकर प्रेसिडेंट रहे रूजवेल्ट के समय में बनाया गया था। इसी बंकर में से चैनी ने आगे का इमरजेंसी ऑपरेशन ऑपरेट किया कि किस तरह अपने देश को इस अटैक से बचाया जा सके। इसका ऑर्डर बुश हवा से दे रहे थे और वहीं चैनी जमीन पर रहकर ग्राउंड लेवल की चुनौतियों को संभाल रहे थे। अमेरिका के इतिहास में ऐसा पहली बार
खबर हुआ था कि जिस समय अमेरिका के सभी डोमेस्टिक और इंटरनेशनल फ्लाइटों को रद्द कर दिया गया था। अमेरिकन एयर रूट के 4500 हवाई जहाज और एयरक्राफ्ट को लैंड करा दिया गया था। इसके अलावा व्हाइट हाउस ने आसमान में उड़ते हुए किसी भी तरह के एयरक्राफ्ट को मिसाइल से गिराने का आदेश दे दिया था। लगभग 10,000 से भी ज्यादा यात्रियों को एयरपोर्ट पर ही रोक दिया गया था। ये सभी अमेरिका के अलग अलग एयरपोर्ट पर फंस गए। ये घटना एक देश के लिए बहुत ही खतरनाक थी। आगे चलकर 9/11 के इस अटैक के बाद अमेरिका की खुफिया एजेंसी को पता चल गया था कि इसके पीछे आतंकी संगठन अल-कायदा और ओसामा बिन लादेन का हाथ है। बट 2001 में ओसामा बिन लादेन ने दुनिया के सामने हमले की जिम्मेदारी लेने से इनकार कर दिया और कहा इसके पीछे किसी स्वतंत्र संगठन या कट्टरपंथी समूह का हाथ हो सकता है। बट ये बात झूठी साबित हुई। हमले की 3 साल बाद साल 2004 में अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव के दौरान ओसामा बिन लादेन का एक वीडियो सामने आया जिसमें उसने 9/11 हमले की पूरी जिम्मेदारी ली। वीडियो में लादेन ने हमले के पीछे की पूरी वजह भी बताई। ओसामा बिन लादेन का कहना था कि अमेरिका का मिडिल ईस्ट में इंटरफेयर बढ़ रहा था। इजराइल फिलिस्तीन के मुद्दे पर अमेरिका इजराइल की मदद कर रहा था। लेबनान में मुस्लिमों पर अत्याचार बढ़ रहा था और इराक पर बढ़ते प्रतिबंध के साथ साथ सऊदी अरब को सैन्य सहयोग जैसे कई कारणों को इसके पीछे की वजह बताया। हालांकि 9/11 अटैक के बाद अमेरिका ने मुस्लिमों के लिए कोई भी लिबरल पॉलिसी नहीं अपनाई, बल्कि इसके बाद अमेरिका ने अफगानिस्तान और इराक जैसे देशों से अपने कदम को पीछे खींचने की बजाय आर्मी अटैक को और भी तेज कर दिया। इतना ही नहीं, साल 2011 में अमेरिका ने पाकिस्तान के क्वेता में घुसकर अल-कायदा चीफ ओसामा बिन लादेन को मार गिराया। इस काम को अमेरिकी सेना ने स्पेशल टीम सील टीम 6 ने अंजाम दिया था, जिसके पास टिकट नहीं होता था तो भी सिक्योरिटी चेकलाइन के भीतर बिना जूते, बेल्ट और जैकेट के अंदर आ जा सकता था। तब तक चेकिंग के नाम पर केवल सिक्योरिटी गार्ड और उसका मेटल डिटेक्टिव था। बट यही इतिहास का सबसे बड़े हमले का वजह बना। यहीं से हाईजैकर्स ने घुसकर आसानी से पूरे प्लेन को अपने कब्जे में कर लिया था। बट 19 नवंबर 2001 को एविएशन एंड ट्रांसपोर्टेशन एक्ट अमेरिका की संसद में पास हुआ। इस एक्ट के मुताबिक जहां एयरपोर्ट पर प्राइवेट सिक्योरिटी चेकिंग करते थे, वहाँ ट्रांसपोर्टेशन सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेशन यात्रियों की स्कैनिंग करेंगे। सिर्फ टिकट वाले लोग ही स्कैनिंग और चेक लाइन के अंदर जा पाएंगे। हर एयरपोर्ट पर एक्सप्लोसिव डिटेक्टिव मशीन लगाई गई थी जो कि पहले नहीं रहती थी। इस एक्ट को कई बार अपग्रेड भी किया गया, जिसमें हर बार नए नए नियम को लाए गए, जैसे पायलट को उड़ान के दौरान बंदूक रखना अनिवार्य कर दिया गया। पायलट के कैबिन यानी कॉकपिट के दरवाजे को बुलेट प्रूफ और एक्सप्लोजिव प्रूफ बना दिया गया। 96 ग्राम से अधिक लिक्विड और गैस पदार्थ को साथ में नहीं ले जा सकते हैं, ताकि फ्यूचर में इस तरह की घटना किसी भी देश के साथ दोबारा ना हो सके। सो गाइस, आपकी क्या राय है इस घटना के बारे में? वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए। ऐसे ही नॉलेजेबल कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।